नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में महाराजा अजीत सिंह तक अध्ययन कर लिया था। अजीत सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना अभय सिंह। लेकिन हम अभय सिंह की चर्चा करने से पहले उस व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिसने 30 वर्षों तक अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए संघर्ष किया। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ का उद्धार किया, वरना जो औरंगजेब है वो 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ से राठौड़ राजवंश खत्म कर देता। लेकिन दुर्गादास राठौड़ के 30 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद 1708 ईस्वी में अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाया। तो साथियों, बात करें दुर्गादास राठौड़ की तो इनका जन्म 1638 ईस्वी को हुआ। दुर्गादास राठौड़। और साथियों, दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 ईस्वी को सालवा गांव में हुआ। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम था आसकरण राठौड़। और ये आसकरण राठौड़ है, ये जसवंत सिंह के मंत्री थे। और साथियों, दुर्गादास राठौड़ की माता का नाम था नेत कंवर। दुर्गादास राठौड़ को लुणेवा गांव की जागीर प्राप्त थी। लुणेवा गांव की जागीर प्राप्त। और साथियों, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने के लिए तीस वर्षों तक संघर्ष किया। तो साथियों, जो दुर्गादास राठौड़ है, इनका जन्म 1638 ईस्वी को सालवा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम था आसकरण राठौड़, ये जसवंत सिंह के मंत्री थे। इनकी माता का नाम था नेत कंवर। और साथियों, ऐसा कहा जाता है कि ये जो आसकरण राठौड़ है, इनकी ये नेत कंवर तीसरी पत्नी थी। तो जो आसकरण राठौड़ है वो नेत कंवर को पसंद नहीं करते थे। तब इनके जब पुत्र का जन्म हुआ, दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ, तो इस आसकरण राठौड़ ने इस नेत कंवर से कहा कि तू अपने पुत्र को लेके यहाँ से चली जा, आज से तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, आज के बाद मेरा नाम मत लेना। और इन्हें लुणेवा गांव की जागीर दी। तो जो नेत कंवर है वो दुर्गादास राठौड़ को लेके लुणेवा गांव आ जाती है और दोनों माँ बेटे यहाँ लुणेवा गांव में रहने लग जाते हैं। अब साथियों, दुर्गादास राठौड़ बड़ा हुआ, लुणेवा गांव की जागीर थी तो जमीन भी होगी। तो जो दुर्गादास राठौड़ है वो आराम से खेती करता, मौज मस्ती करता और माँ बेटे की लाइफ अच्छे से चल रही थी। अब एक दिन जो दुर्गादास राठौड़ है वो अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। उसी समय जसवंत सिंह के ऊंटों का काफिला वहां से निकलता है। वो जो ऊंटों के साथ सैनिक थे वो बात करने में व्यस्त थे तो पीछे रह गए। और जो ऊंट है वो चढ़ने के उद्देश्य से इस दुर्गादास राठौड़ के खेत में आ जाते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ ने एक लठ लिया और इन ऊंटों को कूटना शुरू कर दिया। ये देखकर सैनिकों ने कहा कि ये तू क्या कर रहा है, तुझे पता है ये ऊंट किसके हैं? ये महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है।
तो इस दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये ऊंट किसके हैं, तुम्हें पता है ये खेत किसका है, ये लुणेवा गांव के जागीरदार दुर्गादास राठौड़ का खेत है। तो सैनिकों ने कहा कि कहाँ का लुणेवा गांव और कहाँ का जागीरदार, तुझे पता है महाराजा जसवंत सिंह कौन है, वो पूरे मारवाड़ के शासक हैं। और जो सैनिक और दुर्गादास राठौड़ है इनमें झगड़ा हो जाता है। दुर्गादास राठौड़ को गुस्सा आया, दुर्गादास राठौड़ ने अपनी तलवार निकाली और उसे एक सैनिक की गर्दन पकड़ के धड़ से अलग कर दी। ये देखकर जो दूसरा सैनिक था उसने दोनों चप्पल हाथ में उठाई और जोधपुर की ओर भागा और साथ में इस दुर्गादास राठौड़ को गालियां और निकाल के गया। और जोधपुर जाकर जसवंत सिंह से कहा कि हम आपके ऊंटों के काफिले के साथ आ रहे थे, लेकिन लुणेवा गांव में एक व्यक्ति अपने खेत में खड़ा होके आपको गालियां निकाल रहा था। जब हमने उससे रोका तो उसने सेनापति की हत्या कर दी। तो जसवंत सिंह ने कहा कि ऐसा व्यक्ति कौन है, उसे गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। और साथियों जो जसवंत सिंह है वो दरबार में जहां बैठा करता था उसके दोनों तरफ राठौड़ सामंत सरदारों और मंत्रियों की कुर्सियां थी। तो जो जसवंत सिंह के पास पहली कुर्सी थी वो इस आस्करण राठौड़ की थी। अब दुर्गादास राठौड़ को गिरफ्तार करके जब दरबार में पेश किया गया तो इस आस्करण राठौड़ ने देखा कि हाँ अपनी वाली औलाद है। तो जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ से कहा कि हाँ कहाँ का है तू। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि लुणेवा गांव का नाम क्या है, कहा दुर्गादास राठौड़, का पिता का नाम, कहा ये रहे आपके पास बैठे हैं ना। तो इस जसवंत सिंह ने इस आस्करण राठौड़ की ओर देखा तो आस्करण राठौड़ ने खड़ा होकर कहा कि क्या करे, ऐसी औलादे हो जाती है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जब इसका जन्म हुआ था तभी इसकी माँ के साथ लुणेवा गांव भेज दिया। साथियों जो आस्करण राठौड़ है उसने ये बात किसी को नहीं बता रखी थी कि उसकी एक पत्नी और पुत्र लुणेवा गांव में रहते हैं, और अपनी पत्नी नेत कंवर से भी कहा कि यह बात किसी को मत बताना। तो जसवंत सिंह ने कहा कि ठीक है, लेकिन तू अपने खेत में खड़ा होकर मुझे गालियां क्यों निकाल रहा था। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि यह झूठ है, आपके जो सैनिक हैं वो बात करने में व्यस्त थे तो पीछे रह गए, और जो आपके ऊंट है वो मेरी फसल का नुकसान कर रहे थे, इसलिए मैंने जब आपके ऊंटों को मारा तो आपके सैनिक है उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे गुस्सा आया तो मैंने आपके सेनापति की गर्दन पकड़ के धड़ से अलग कर दी। तो जसवंत सिंह ने कहा कि ऐसे ही कैसे कर दी। तो ये जो सैनिक दोनों चप्पल हाथ में उठाकर जोधपुर की ओर भागा था और ये दुर्गादास राठौड़ को गालियां निकाल कर गया था, ये दुर्गादास राठौड़ के पास ही खड़ा था। तो दुर्गादास राठौड़ ने मौका देखकर इस सैनिक की गर्दन पकड़ी और धड़ से अलग कर दी और कहा कि ऐसे की। ये देखो जो जसवंत सिंह वो चौंक गया, खड़ा होकर सोचने लगा कि इतना निर्भय निडर व्यक्ति कि मेरे ही दरबार में मेरे सैनिक की हत्या कर दी। इतने निर्भय व्यक्ति की मारवाड़ को जरूरत है, क्योंकि मेरे कोई भी संतान नहीं है, और अब जो संतान होगी वो छोटी होगी, तो उनकी सुरक्षा के लिए इतने निर्भय व्यक्ति की जरूरत है। और साथियों ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने उसी दिन दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार में रख लिया। और जो जसवंत सिंह है वो इस दुर्गादास राठौड़ से कहकर गए थे कि मेरी जो संतान है वो छोटी होगी तो अल्प आयु में शासक बनेगी, और उसकी सुरक्षा करने के लिए तेरे जैसे निर्भय व्यक्ति की जरूरत है, तो उनकी सुरक्षा करना। और साथियों जो दुर्गादास राठौड़ है उसने जसवंत सिंह के कहने पर ही अजीत सिंह के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया। लेकिन साथियों इन 30 वर्षों में जो मारवाड़ रियासत है उसका कामकाज दुर्गादास राठौड़ ही देखा करता था। तो बाहर से कोई भी आता संधि करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो वो आकर सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ के बारे में पूछता। तो अजीत सिंह को लगा कि यार मैं तो नाम मात्र का शासक रह गया हूं, क्योंकि जो भी बाहर से आते हैं वो दुर्गादास राठौड़ के बारे में पूछते हैं। तो इस अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ से कहा कि आप बूढ़े हो गए हो तो दरबार में मत आया करो, घर पर ही रेस्ट किया करो। लेकिन इन बातों को दुर्गादास राठौड़ वो समझ नहीं पाया, सुबह नहा धोकर दरबार में आ जाया करता। तो अजीत सिंह वो लोगों के बहकावे में आकर इस दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ रियासत से निकाल देता है। और साथियों इसीलिए अजीत सिंह को इतिहास में कान का कच्चा शासक कहा जाता है। तो साथियों लिखना, अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ रियासत से निकाल दिया। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना, इतिहास में
अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा जाता है। तो साथियों जो अजीत सिंह है वो लोगों के बहकावे में आकर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ रियासत से निकाल देता है और इसीलिए इतिहास में अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा जाता है। अब साथियों जो दुर्गादास राठौड़ है वो मारवाड़ रियासत छोड़कर मेवाड़ आ जाते हैं और इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। तो साथियों लिखना दुर्गादास राठौड़ दुर्गादास मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ गए। और साथियों इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी। और साथियों रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। तो साथियों अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ रियासत से निकाल दिया। तो जो दुर्गादास राठौड़ है वो मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ जाते हैं। इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा अमर सिंह सेकंड। महाराणा अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। तो साथियों यहां हमने बात की दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 ईस्वी को सालवा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम था आसकरण राठौड़, ये जसवंत सिंह के मंत्री थे। दुर्गादास राठौड़ की माता का नाम था नेत कंवर। और साथियों दुर्गादास राठौड़ को लुणेवा गांव की जागीर प्राप्त थी। फिर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया। और साथियों अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ रियासत से निकाल दिया, इसीलिए इतिहास में अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा जाता है। और जो दुर्गादास राठौड़ है वो मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ जाते हैं। इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा अमर सिंह सेकंड। और अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा और विजयपुरा की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो। अब साथियों दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर और बात की जाए तो नोट पॉइंट लगा के लिखना। सत्रह सौ 18 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन एमपी में मृत्यु हो गई। फिर साथियों लिखना दुर्गादास राठौड़ की छतरी।
और साथियों दुर्गादास राठौड़ की छतरी है शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन एमपी में। तो साथियों 1718 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन एमपी में मृत्यु हो जाती है और दुर्गादास राठौड़ की छतरी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन एमपी में है। और साथियों हम बात करें दुर्गादास राठौड़ के उपनाम की तो लिखना इनके उपनाम मिलते हैं मारवाड़ का यूलिसेस, राजपुताने का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का उदारक। तो साथियों बात करें दुर्गादास राठौड़ के उपनाम की तो इनके उपनाम मिलते हैं मारवाड़ का यूलिसेस। ये जो यूलिसेस है ये यूरोप का व्यक्ति था, इसने भी दुर्गादास राठौड़ की तरह अपने स्वामी के लिए संघर्ष किया, तो दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा जाता है। राजपुताने का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती का मतलब ऐसा मोती जिसे माला में पिरोया ना गया हो, जबकि माला में सर्वश्रेष्ठ स्थान होना चाहिए उस मोती का। वैसे दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के इतिहास में पिरोया नहीं गया, जबकि मारवाड़ के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान होना चाहिए था दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ के इतिहास में दुर्गादास राठौड़ के बारे में जितना भी बताया गया वो काफी कम है। मारवाड़ का उदारक, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ का उद्धार किया, वरना जो औरंगजेब है वो 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ से राठौड़ राजवंश खत्म कर देता, लेकिन दुर्गादास राठौड़ के 30 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद 1708 ईस्वी में अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाया। अब साथियों महाराजा अजीत सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना अभेद सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं अभेद सिंह की। अब साथियों महाराजा अजीत सिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है अजीत सिंह का पुत्र अभेद सिंह। और हम अभेद सिंह की बात करें तो लिखना महाराजा अभेद सिंह। और अभेद सिंह का शासन काल था 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक। फिर साथियों लिखना अजीत सिंह का पुत्र। तो साथियों महाराजा अजीत सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना अजीत सिंह का पुत्र अभेद सिंह। और हम अभेद सिंह की बात करें तो इनका शासन काल था 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक। और साथियों हम इनके बारे में बात करें तो इनके काल की एक घटना है 28 अगस्त 1730 ईस्वी की। अट्ठाईस अगस्त 1730 ईस्वी।
और अगर मैं तिथि में या विक्रम संवत में बात करूं तो इस दिन तिथि थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। और विक्रम संवत की बात करूं तो 1787। तो साथियों अबेसी के काल की एक घटना है 28 अगस्त 1730 ईस्वी की। और अगर मैं विक्रम संवत या तिथि में बात करूं तो इस दिन तिथि थी भाद्रपद शुक्ल दशमी और विक्रम संवत 1787। अगर साथियों आपको विक्रम संवत और ईस्वी में डिफरेंस ना पता हो तो जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष बड़ी होती है ईस्वी से। तो साथियों जो अगर ईस्वी है वो 1730 थी तो विक्रम संवत 1787। अब साथियों जो अबेसी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में कोई निर्माण कार्य करवा रहे थे तो इन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी। तो इन्होंने अपने एक कामदार गिरधर दास से कहा कि दुर्ग में निर्माण कार्य के लिए लकड़ी की आवश्यकता है तो तुम जाओ और रियासत में जहां भी अच्छे पेड़ हो वहां से लकड़ी काट कर लाओ, क्योंकि कोई कुछ लकड़ियां तो डायरेक्ट लगानी है, कुछ लकड़ियों को जलाकर चूना पकाने के काम में लेनी है। तो साथियों जो कामदार गिरधर दास है वो सैनिकों के साथ एक गांव में जाता है खेजड़ली गांव में। और इस खेजड़ली गांव में 28 अगस्त 1730 ईस्वी को आंदोलन हुआ तो इसे नाम दिया खेजड़ली आंदोलन। 28 अगस्त 1730 ईस्वी को क्या होता है? खेजड़ली आंदोलन। और साथियों जो कामदार गिरधर दास है गिरधर दास ने पेड़ काटने के आदेश दिए। तो साथियों जो कामदार गिरधर दास है वो सैनिकों के साथ खेजड़ली गांव में जाता है और यहां पर सैनिकों को पेड़ काटने के आदेश देता है। अब सैनिक है वो कुल्हाड़ी से जब पेड़ काट रहे थे तो जो ठक ठक की आवाज आ रही थी, यह आवाज सुनकर एक महिला थी अमृता देवी विश्नोई, और वो अपने घर से बाहर आती है और देखती है कि जो गिरधर दास है वो सैनिकों के साथ पेड़ काट रहा है। तो अमृता देवी विश्नोई है वो इनके पास आकर कहती है कि आप पेड़ मत काटो, इससे पर्यावरण को हानि है। क्योंकि साथियों जो विश्नोई जाति है वो पर्यावरण प्रेमी जाति कही जाती है। जो विश्नोई जाति है वो वन्य जीव संरक्षक जाति है। तो अमृता देवी विश्नोई ने इन्हें पेड़ काटने से रोका। तो गिरधर दास ने कहा कि तुझे पता है हम किसके आदमी हैं? हम महाराजा अबेसी के आदमी हैं। और अबेसी ने कहा है कि उन्हें लकड़ी की आवश्यकता है निर्माण कार्य के लिए और हम लकड़ी लेकर जाएंगे। तो जो अमृता देवी विश्नोई है वो पेड़ से लिपट जाती है और कहा कि अगर आपको पेड़ काटने तो मुझे भी साथ काट दो। तो साथियों गिरधर दास ने आदेश दिया और सैनिकों ने अमृता देवी विश्नोई को भी पेड़ों के साथ काट दिया। तो साथियों महिला कौन थी? अमृता देवी विश्नोई। और इस अमृता देवी विश्नोई ने कहा सिर कटे रुख रहे तो भी जस्तो जान। तो साथियों जो अमृता देवी विश्नोई है वो पेड़ों से लिपट जाती है और अमृता देवी विश्नोई ने कहा सिर कटे रुख रहे तो भी जस्तो जान, कि मेरे सर कटने के बदले अगर एक पेड़ बचता है तो उस पेड़ के सामने मेरा सर है वो सस्ता है। और साथियों जो सैनिक है वो इस अमृता देवी विश्नोई को पेड़ों के साथ ही काट देते हैं। ये देखकर अमृता देवी विश्नोई के पति थे रामू जी, वो आते हैं और वो भी पेड़ों से लिपट जाते हैं। सैनिकों ने उन्हें भी काट दिया। फिर इनकी दो पुत्रियां थी वो आकर भी पेड़ों से लिपट गई, सैनिकों ने उन्हें भी काट दिया। साथियों ऐसे करते करते 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली गांव के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया।
तो साथियों इस अमृता देवी विश्नोई का पति था रामू जी। और दो पुत्रियां थी। और साथियों ऐसे करते करते इस खेजड़ली गांव के 363 लोगों ने 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। तो साथियों 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली गांव के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। अब साथियों कई बार यह पूछ लिया जाता है कि इन 363 लोगों में कितनी महिला और कितने पुरुष थे, तो याद रखना इनमें 294 पुरुष और 69 महिला। तो साथियों इन 363 लोगों में 294 पुरुष थे और 69 महिला थी। और साथियों ये जो अमृता देवी विश्नोई है, इस अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में वन वानिकी के क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और ये अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है, ये 5 जून को दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 50,000 रुपए का, और अगर किसी संस्था को दिया जाता है तो 1,00,000 रुपए का दिया जाता है। तो साथियों लिखना अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में वन वानिकी के क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में वन वानिकी के क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, जो 5 जून को दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 50,000 रुपए का, और अगर किसी संस्था को दिया जाता है तो 1,00,000 रुपए का। और साथियों खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष वृक्ष मेला लगता है, तो यह भी लिख लेना प्रतिवर्ष खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला लगता है। जो राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो साथियों यहां प्रतिवर्ष खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला लगता है, जो राजस्थान का, भारत का या विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और साथियों साथ में यह भी याद रखना खेजड़ली दिवस नोट पॉइंट लगा के लिख लेना।
खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो साथियों जो खेजड़ली दिवस है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है और खेजड़ली की पूजा है वो विजयादशमी को दशहरे के दिन की जाती है। तो साथियों यहाँ हमने बात की महाराजा अभेसी के काल की एक घटना जो 28 अगस्त 1730 ईस्वी की है, खेजड़ली आंदोलन। जो कामदार गिरधरदास है वो खेजड़ली गांव में सैनिकों को पेड़ काटने के आदेश देता है। यह देखकर जो अमृता देवी विश्नोई है वो अपने घर से बाहर आती है और इस गिरधरदास को पेड़ काटने से रोकती है, लेकिन गिरधरदास है वो नहीं मानता है। तो इस अमृता देवी विश्नोई ने कहा सिर कटे रुक रहे तो भी जस्तो जान, और पेड़ों से लिपट जाती है। सैनिकों ने इस अमृता देवी विश्नोई को पेड़ों के साथ ही काट दिया। यह देखकर अमृता देवी विश्नोई के पति थे रामू जी, वो आते हैं, वो भी पेड़ों से लिपट जाते हैं। सैनिकों ने उन्हें भी काट दिया। फिर इनकी 2 पुत्रियां थी वो भी आकर पेड़ों से लिपट गई, तो सैनिकों ने उन्हें भी काट दिया। और साथियों ऐसे करते करते 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली गांव के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, जिनमें 294 पुरुष थे और 69 महिला थी। और साथ ही इस अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में वन वानिकी के क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, जो 5 जून को दिया जाता है। और किसी व्यक्ति को दिया जाए तो 50,000 रुपए का, और अगर किसी संस्था को दिया जाता है तो 1 लाख रुपए का। और साथियों प्रतिवर्ष खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला लगता है, जो राजस्थान का, भारत का या विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और साथियों खेजड़ली दिवस है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है और खेजड़ली की जो पूजा है वो विजयादशमी को दशहरे के दिन की जाती है। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों अगर अभ्यासी की और बात की जाए तो लिखना हुरडा सम्मेलन, और यह हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। और साथियों जो हुरडा है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। तो साथियों अभेसी के काल की दूसरी घटना है हुरडा सम्मेलन, और जो हुरडा है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। और हम बात करें इसके उद्देश्य की तो लिखना उद्देश्य राजस्थान में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजपूत शासकों को संगठित करना। और साथियों इस हुरडा सम्मेलन का निर्णय लिया गया कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा, और ये रामपुरा है कोटा में,
रामपुरा में मराठों के विरुद्ध युद्ध करना। और साथियों हुरडा सम्मेलन का जो परिणाम निकला, इसका परिणाम निकला आपसी मतभेद और निजी स्वार्थों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। तो साथियों महाराजा अभेसी के काल की दूसरी घटना है हुरडा सम्मेलन। और ये जो हुरडा है ये भीलवाड़ा में पड़ता है। हुरडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। इसका उद्देश्य था कि राजस्थान में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजपूत शासकों को संगठित करना। यहाँ पर सारे राजपूत शासक है वो संगठित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में मराठों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। लेकिन कोई भी शासक है वो सेना लेकर रामपुरा में नहीं पहुंचता है। सिर्फ एक आमेर वाला जयपुर वाला सवाई जयसिंह है वो सेना लेकर वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में गया था और मराठों ने उस अकेले को पकड़कर इतना अच्छे से धोया, इतना अच्छे से सुनता बेचारे को कि वो वापस आ गया। तो साथियों इसका परिणाम निकला कि आपसी मतभेद और निजी स्वार्थों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। और साथियों मैं बात करूं इस हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष की, तो इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह सेकंड ने। और यह जगत सिंह सेकंड था मेवाड़ का। और साथ ही इस सम्मेलन में आए थे सवाई जयसिंह, जोरावर सिंह, फिर अभेसी, भक्त सिंह, दुर्जन साल, दलेल सिंह, गोपाल सिंह, और राज सिंह। तो साथियों जो सवाई जयसिंह है वो थे आमेर से, जोरावर सिंह थे बीकानेर से, और अभेस सिंह थे जोधपुर से। भक्त सिंह नागौर से, दुर्जन साल कोटा से, दलेल सिंह बूंदी से, गोपाल सिंह करौली से, और राज सिंह थे किशनगढ़ से। तो साथियों हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो जगत सिंह सेकंड ने की थी जो मेवाड़ से थे। और इस हुरडा सम्मेलन में सवाई जयसिंह, जोरावर सिंह, सवाई जयसिंह है वो आमेर से, जोरावर सिंह बीकानेर से, अभेस सिंह है वो जोधपुर से, भक्त सिंह नागौर से, फिर दुर्जन साल कोटा से, दलेल सिंह बूंदी से, गोपाल सिंह करौली से और राज सिंह किशनगढ़ से आए थे। तो साथियों यहाँ हमने बात की कि जो हुरडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। हुरडा है वो भीलवाड़ा में है। इसका उद्देश्य था राजस्थान में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजपूत शासकों को संगठित करना। और इसका निर्णय लिया गया कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा कोटा में सभी शासक अपनी सेना भेजेंगे और संगठित होकर मराठों के विरुद्ध युद्ध करेंगे।
और साथ ही उसका परिणाम निकला आपसी मतभेद और निजी स्वार्थों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। इस हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह शेरगिल ने, जो मेवाड़ के थे। अब साथियों यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनता है कि हुडा सम्मेलन में जोधपुर से या मारवाड़ से किस शासक ने भाग लिया। तो साथियों यहाँ अबेसी, इस समय अबेसी थे जोधपुर के शासक, और हम इसीलिए इतनी बड़ी रामायण पढ़ी है कि जोधपुर से या मारवाड़ से हुडा सम्मेलन में महाराजा अबेसी ने भाग लिया। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं हम आगे। अब साथियों अगर अबेसी की और बात की जाए तो नोट पॉइंट लगा के लिखना। अबेसी ने 36 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करवाया। और साथियों 36 करोड़ देवी देवताओं की साल का जो निर्माण है यह मंडोर में करवाया। मंडोर जोधपुर में। तो साथियों अबेसी ने 36 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करवाया मंडोर जोधपुर में। और साथियों हम बात करें अबेसी के दरबारी विद्वान की तो लिखना और इनके दरबारी विद्वान थे करणीदान। और करणीदान की रचना है बीड़द श्रृंगार, और इसे सूरज प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, सूरज प्रकाश। फिर साथियों दूसरे दरबारी दीवान थे जगजीवन भट्ट, और इनकी रचना है अभ्युदय। फिर साथियों तीसरे दरबारी विद्वान थे बख्ता खेड़िया, और बख्ता खेड़िया की रचना है अहमदाबाद। अहमदाबाद रे राडरा कवित। और साथियों हम बात करें इस रचना की तो लिखना इस रचना में महाराजा अबेसी के गुजरात अभियान का उल्लेख। फिर साथियों लिखना गुजरात से
शंभू बाण तोप लाकर स्थापित करवाई। तो साथियों, जो महाराजा अभेसी है उनके दरबारी विद्वान थे करणीदान, जिनकी रचना है बेड़त श्रृंगार और जिसे सूरज प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे दरबारी विद्वान थे जगजीवन भट्ट, जिनकी रचना है अभ्योदय। तीसरे दरबारी विद्वान थे बख्ता खिड़िया, जिनकी रचना है अहमदाबाद राडरा कवित। और हम साथियों बात करें अहमदाबाद राडरा कवित रचना की, तो इस रचना में महाराजा अभेसी के गुजरात अभियान का उल्लेख मिलता है और गुजरात से शंभू बाण तोप लाकर स्थापित करवाई। साथियों, जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ते हैं तो उसके अंदर 3 प्रमुख तोपें हैं, गजनी, किलकिला और शंभू बाण। और ये जो शंभू बाण तोप है ये महाराजा अभेसी ने गुजरात से लाकर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाई। इसकी जानकारी भी हमें इस रचना अहमदाबाद राडरा कवित से मिलती है। तो साथियों, यहाँ हमने बात की कि अभेसी ने 36 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करवाया मंडोर जोधपुर में। और इनके दरबारी विद्वान थे करणीदान, जिनकी रचना है बेड़त श्रृंगार या सूरज प्रकाश। दूसरे थे जगजीवन भट्ट, जिनकी रचना अभ्योदय। तीसरे थे बख्ता खिड़िया, जिनकी रचना अहमदाबाद राडरा कवित। और जिस रचना से महाराजा अभेसी के जो गुजरात अभियान है उसका उल्लेख मिलता है और गुजरात से शंभू बाण तोप लाकर स्थापित करवाई। अब साथियों, यहाँ हमारे महाराजा अभेसी है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अभेसी के बाद अगर जोधपुर का कोई अच्छा शासक बना तो वो विजयसिंह बनते हैं, लेकिन विजयसिंह शासक बना 1752 ईस्वी में। और अभेसी का जो शासन काल है वो है 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक। इनके बीच के 2-3 वर्षों में जोधपुर के 2 और शासक बने, लेकिन इनमें एक भी लक्षण नहीं था कि इनको इतिहास में पढ़ा जाए। लेकिन साथियों, हम इनकी भी चर्चा करेंगे ताकि इनका जो सन का क्रम है वो ना टूटे। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों, महाराजा अभेसी के बाद अगर जोधपुर का कोई अच्छा शासक बनता है तो वो बनता है विजय सिंह। लेकिन विजय सिंह शासक बना 1752 ईस्वी में और जो अभेसी का शासन काल है वो है 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक। इन बीच के 2-3 वर्षों में जोधपुर के 2 और शासक बने, लेकिन साथियों इनमें एक भी लक्षण नहीं था कि इनको इतिहास में पढ़ा जाए। लेकिन हम इनकी भी चर्चा करेंगे ताकि इनका जो सन का क्रम है वो ना टूटे। तो साथियों, अभेसी के बाद जोधपुर का शासक बनता है अभेसी का पुत्र राम सिंह। तो लिखना, अभेसी के बाद जोधपुर का शासक बना महाराजा राम सिंह। और राम सिंह के बाद जोधपुर का शासक बना महाराजा बख्त सिंह। तो साथियों, जो राम सिंह है वो अभेसी का पुत्र था। अभेसी का पुत्र। और जो राम सिंह का शासन काल है वह 1749 से 1751 तक। और साथियों फिर लिखना, 1751 ईस्वी में अभेसी के भाई बख्त सिंह ने पराजित करके
जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और साथियों फिर 1772 में रामसी की मृत्यु। तो साथियों अबेसी के बाद जोधपुर का शासक बनता है अबेसी का पुत्र रामसी। और 1751 ईस्वी में अबेसी के भाई बख्शी ने इस रामसी को पराजित करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और फिर 1772 ईस्वी में इस रामसी की मृत्यु हो जाती है। अब रामसी के बाद जोधपुर का शासक बना बख्शी। और मैं बख्शी की बात करूं तो इनका शासनकाल था 1751 से 52 तक। ये 1 वर्ष तक जोधपुर के शासक रहे। फिर साथियों लिखना अबेसी के भाई और अजीत सिंह का पुत्र। अजीत सिंह का पुत्र। फिर साथियों लिखना मारवाड़ का दूसरा पितरंता। तो साथियों बात करें महाराजा बख्शी की तो ये अबेसी के भाई और अजीत सिंह के पुत्र थे। मारवाड़ का दूसरा पितरंता ये बख्शी ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। और साथियों मारवाड़ का प्रथम पितरंता राव मालदेव है जिसने अपने पिता गंगा की हत्या की। और मारवाड़ का दूसरा पितरंता बख्शी है जिसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की। लेकिन साथियों इस बख्शी ने नागौर के अंदर आब हवा महल का निर्माण करवाया जो दिल्ली और आगरा के शाही महलों के समान था। तो साथियों लिखना नागौर में आब हवा महल का निर्माण। और साथियों जो आब हवा महल है इसके लिए लिखना दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा के शाही महलों से समान था। तो साथियों जो बख्शी है उसने नागौर में एक आब हवा महल का निर्माण करवाया दिल्ली और आगरा के शाही महलों के समान। तो साथियों यहां हमने बात की कि अबेसी के बाद जोधपुर का शासक बना रामसिंह जो 1749 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक रहा। और साथियों ये अबेसी का पुत्र था। और फिर 1751 ईस्वी में अबेसी के भाई बख्शी ने इस रामसिंह को पराजित करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और 1772 ईस्वी में इस रामसिंह की मृत्यु हो गई। अब रामसिंह के बाद जोधपुर का शासक बना बख्शी। और जो बख्शी है वो अबेसी का भाई और अजीत सिंह का पुत्र था। मारवाड़ का दूसरा पितरंता है क्योंकि बख्शी ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की। मारवाड़ का प्रथम पितरंता राव मालदेव है जिसने अपने पिता गंगा की हत्या की। लेकिन साथियों इस बख्शी ने नागौर में एक आब हवा महल का निर्माण करवाया जो दिल्ली और आगरा के शाही महलों के समान था। अब साथियों बख्शी के बाद जोधपुर का शासक बनता बख्शी का पुत्र विजय सिंह। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों बख्शी के बाद जोधपुर का शासक बना बख्शी का पुत्र विजय सिंह। और हम बात करें विजय सिंह की
तो विजय सिंह का शासनकाल था 1752 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक। फिर साथियों लिखना बख्श सिंह का पुत्र। तो साथियों बख्श सिंह के बाद जोधपुर का शासक बनता है विजय सिंह, और विजय सिंह का शासन काल है 1752 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक। और हम साथियों अगर विजय सिंह की बात करें तो नोट पॉइंट लगा के लिखना 1755 ईस्वी में। सत्रह सौ 55 ईस्वी में मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या। जयप्पा सिंधिया की हत्या की। फिर साथियों 1756 ईस्वी में वैष्णव धर्म। स्वीकार किया। फिर साथियों लिखना आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह की मराठों के विरुद्ध तुंगा एंड पाटन के युद्ध में सहायता की। तो साथियों जो विजय सिंह है उन्होंने 1755 ईस्वी में मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या की। फिर 1756 ईस्वी में वैष्णव धर्म स्वीकार किया। और विजय सिंह ने जब वैष्णव धर्म स्वीकार किया 1756 ईस्वी में, तो इन्होंने मारवाड़ रियासत में या अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर भी रोक लगा दी। फिर साथियों आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह की तुंगा और पाटन के युद्ध में मराठों के विरुद्ध सहायता की। अब साथियों जो मराठा है उन्होंने सोचा कि ये मारवाड़ वाले जो विजय सिंह है इन्होंने पहले तो हमारे मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी, और अब आमेर के सवाई प्रताप सिंह की सहायता करते घूम रहे और खुद की रियासत का अता पता ही नहीं है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मारवाड़ पर आक्रमण किया जाए। तो साथियों जो मराठा है वो 10 सितंबर 1790 ईस्वी को मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं, और ये जो युद्ध है इसे मेड़ता का युद्ध कहा जाता है, और कहीं इसका डंगा का युद्ध भी नाम मिलता है। तो साथियों जो मराठा क्या करते हैं 10 सितंबर 1790 को मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं, और इसे मेड़ता का युद्ध या कहीं इसका नाम मिलता है डंगा का युद्ध। और साथियों ये जो मेड़ता का युद्ध है यह युद्ध होता है महाराजा विजय सिंह वर्सेज मराठा सरदार
माजी सिंधिया। और साथियों इन माजी सिंधिया के साथ इनका फ्रांसीसी सेनापति भी था। डी बोइन। और साथियों इस मेड़ता के युद्ध में माजी की विजय होती है। तो साथियों जो महाराजा विजय सिंह है उन्होंने 1755 ईस्वी में मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। फिर आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह की मराठों के विरुद्ध तुंगा और पाटन के युद्ध में सहायता की। तो इन मराठाओं ने सोचा कि ये जो मारवाड़ वाले विजय सिंह हैं इन्होंने पहले हमारे मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या की और अब सवाई प्रताप सिंह की सहायता कर रहे हैं, तो क्यों ना मारवाड़ पर आक्रमण किया जाए। तो साथियों जो मराठा है वो 10 सितंबर 1790 ईस्वी को मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं, जो मेड़ता का युद्ध या डंगा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और साथियों ये जो मेड़ता का युद्ध है ये महाराजा विजय सिंह और माजी सिंधिया के मध्य हुआ। और जो माजी सिंधिया के साथ इस मेड़ता के युद्ध में इनका फ्रांसीसी जो सेनापति था डी बोइन ये भी इनके साथ था। और इस मेड़ता के युद्ध में माजी सिंधिया की विजय होती है, लेकिन साथियों ये जो फ्रांसीसी सेनापति है डी बोइन ये मारा जाता है। और इसकी जो कब्र है वो मेड़ता सिटी के अंदर है, ये आप लिख लेना। कब्र मेड़ता सिटी। तो साथियों मेड़ता के युद्ध में माजी सिंधिया की विजय हुई, लेकिन इनका जो फ्रांसीसी सेनापति था डी बोइन ये मारा गया। और डी बोइन की जो कब्र है वो मेड़ता सिटी के अंदर है। अब साथियों मारवाड़ पर मराठाओं ने अधिकार कर लिया। अब साथियों 5 जनवरी 1791 ईस्वी को एक संधि हुई जिसे सांबर की संधि कहा जाता है, जो महाराजा विजय सिंह और मराठाओं के बीच हुई। और इस संधि के अंदर विजय सिंह ने मराठाओं को अजमेर सहित 29 परगने दिए और 60 लाख का जुर्माना दिया। तो साथियों यहां हमने बात की महाराजा विजय सिंह के बारे में। ये बख्त सिंह के पुत्र थे। इन्होंने 1755 ईस्वी में मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या की। फिर 1756 ईस्वी में वैष्णव धर्म स्वीकार किया। और जब इन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार किया तो अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगा दी। फिर आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह की मराठाओं के विरुद्ध तुंगा और पाटन के युद्ध में सहायता की। तो साथियों जो मराठा हैं उन्होंने 10 सितंबर 1790 ईस्वी को मारवाड़ पर आक्रमण किया, जिसे मेड़ता का युद्ध या डंगा का युद्ध कहा जाता है। और साथियों ये जो मेड़ता का युद्ध है ये महाराजा विजय सिंह और माजी सिंधिया के मध्य हुआ। इस युद्ध में माजी सिंधिया के साथ इनका फ्रांसीसी सेनापति डी बोइन भी था। इस मेड़ता के युद्ध में माजी सिंधिया की विजय होती है, लेकिन इनका फ्रांसीसी सेनापति डी बोइन मारा जाता है। और इस डी बोइन की जो कब्र है वो मेड़ता सिटी के अंदर ही है। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं सांबर की संधि की। अब साथियों महाराजा विजय सिंह और मराठाओं के बीच 5 जनवरी 1791 ईस्वी को संधि होती है, जिसे सांबर की संधि कहा गया। तो साथियों सांबर की संधि कब हुई? 5 जनवरी 1791 ईस्वी को। सांबर की संधि। और साथियों इस सांबर की संधि के तहत लिखना महाराजा विजय सिंह ने मराठों को
अजमेर सहित 29 गांव दिए तथा 60 लाख जुर्माना दिया। तो साथियों 5 जनवरी 1791 ईस्वी को एक संधि हुई महाराजा विजय सिंह और मराठाओं के बीच, जिसे सांबर की संधि कहा जाता है। और इस सांबर की संधि के तहत ही महाराजा विजय सिंह ने मराठाओं को अजमेर सहित 29 गांव दिए और 60 लाख जुर्माना दिया। अब साथियों अगर हम महाराजा विजय सिंह की और बात करें तो इनकी एक प्रेमिका थी पासवान गुलाब राय। तो साथियों बात करें पासवान गुलाब राय की, तो साथियों लिखना पासवान गुलाब राय। महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका। महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका, और साथ ही इसे हम पासवान भी कह सकते हैं। तो साथियों पासवान गुलाब राय है वो महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका थी, जिसे हम पासवान भी कह सकते हैं। पासवान का मतलब होता है कि जो दासी या किसी छोटी जाति की महिला होती थी उसके साथ जो राजा है वो संबंध स्थापित कर लेता था और उसे गहने पहनने की अनुमति दे देता था, तो उसे पासवान कहा जाता था। क्योंकि महलों में जो गहने पहनने की अनुमति है वो रानियों को हुआ करती थी, लेकिन जब राजा किसी दासी या किसी छोटी जाति की महिला के साथ संबंध स्थापित कर लेता और उसे गहने पहनने की अनुमति दे देता तो उसे पासवान कहा जाता था। लेकिन साथियों एक कवि हुए श्यामल दास, और श्यामल दास ने इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा है और विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। तो साथियों लिखना कवि श्यामल दास। और साथियों कवि श्यामल दास ने गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा है। और साथियों विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। तो साथियों जो कवि श्यामल दास है उन्होंने इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा है और विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। अब साथियों ये जो गुलाब राय है इसने राजनीतिक या प्रशासनिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया, जिससे जो राठौर सामंत और सरदार थे ये नाराज हो गए और 1792 ईस्वी में राठौर सरदारों ने इस गुलाब राय की हत्या कर दी। तो साथियों लिखना 1792 ईस्वी में राठौड़ सरदारों ने गुलाब राय की हत्या कर दी।
फिर साथियों लिखना है इस गुलाब राय के निर्माण कार्य। गुलाब सागर तालाब। कुंज बिहारी मंदिर। और मायला बागरा जालरा। और साथियों ये तीनों जोधपुर में। तो साथियों जो गुलाब राय है वो धीरे धीरे राजनीतिक या प्रशासनिक मामलों में दखल देना शुरू कर देती है, जिससे जो राठौर सामंत और सरदार थे वो नाराज हो जाते हैं और 1792 ईस्वी में राठौर सरदारों ने इस गुलाब राय की हत्या कर दी। और साथियों गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर तालाब का निर्माण करवाया, कुंज बिहारी मंदिर का, मायला बागरा जालरा का निर्माण करवाया। अब साथियों ये जो विजय सिंह है इसका एक दरबारी विद्वान था, इसके बारे में भी लिख लेना। दरबारी विद्वान विशंसी। और इस विशंसी की रचना थी विजय विलास। तो साथियों जो महाराजा विजय सिंह है, विजय सिंह का एक दरबारी विद्वान था विशंसी, और विशंसी की रचना है विजय विलास। तो साथियों यहां हमने बात की जो महाराजा विजय सिंह है उनकी प्रेमिका थी पासवान गुलाब राय। महाराजा विजय सिंह की प्रेमिका, या आप इसे पासवान भी कह सकते हो। जो राजा है वो किसी दासी या किसी छोटी जाति महिला से जब संबंध स्थापित कर लेता था और उसे गहने पहनने की अनुमति दे देता तो उसे पासवान कहा जाता था। लेकिन साथियों एक कवि हुए थे कवि श्यामल दास, उन्होंने इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां का और विजय सिंह को जहांगीर का नमूना का। फिर साथियों ये जो गुलाब राय है ये राजनीतिक या प्रशासनिक मामलों में दखल देना शुरू कर देती है, जिससे राठौर सामंत और सरदार है वो नाराज हो जाते हैं। और 1792 ईस्वी में राठौर सरदारों ने इस गुलाब राय की हत्या कर दी। और साथियों इस पासवान गुलाब राय ने जोधपुर में गुलाब सागर तालाब का निर्माण करवाया, कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया और मायला बागरा जालरा का निर्माण करवाया। ये तीनों जोधपुर के अंदर है। फिर साथियों महाराजा विजय सिंह का एक दरबारी विद्वान था विशंसी, और विशंसी की रचना है विजय विलास। अब साथियों यहाँ हमारे महाराजा विजय सिंह है वो कंप्लीट हो जाता है। अब विजय सिंह के बाद अगर जोधपुर का कोई अच्छा शासक बनता है तो वो बनता है मानसिंह। तो साथियों मानसिंह की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।